दोस्तों नमस्कार। मैं शशिकांत सिंह JNV मधेपुरा से। CBSE की परीक्षाएं चल रही हैं और सोशल साइंस की परीक्षा 14 तारीख को होनी है। तो हम इस बीच में कोशिश करेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर को आपस में चर्चा कर लें। मेरी कोशिश ये है कि उन प्रश्नों को आपके सामने एक बार दोहरा लूं जिनको बार बार CBSE पूछता है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे चंपारण आंदोलन की। चंपारण आंदोलन कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है भारतीय इतिहास का। एक तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में गांधी जी ने उसे सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना है। हालांकि गांधी दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह का प्रयोग करते रहे, किंतु उन्होंने अपनी आत्मकथा में चंपारण आंदोलन को ही सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग माना है। तो हम इन चीज़ों को ऐसे भी देखेंगे कि गांधी इस तरह से क्यों कह रहे हैं, किन परिस्थितियों में। दूसरी स्थिति यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1917 में ये आंदोलन जब हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने जो वादा किया था कि हम सेमी डोमिनियन स्टेटस देंगे, उसकी तरफ से मोह भंग हुआ भारतीयों का, और ये लगने लगा कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ भारतीयों के साथ छल कर रहे हैं। 1915 में महात्मा गांधी भारत आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। अभी प्रवासी दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। आने के बाद उन्होंने, उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर भारत भ्रमण का एक योजना बनाई और भारत भ्रमण पर निकले। भारत को देख रहे थे। उसी क्रम में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जब आप लिखेंगे परीक्षा में तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक बड़े किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी से मिलकर के उन्होंने वहाँ की परिस्थितियों को समझाया और उनसे आग्रह किया कि आप एक बार चंपारण चलें। चंपारण की धरती पर चलकर आप समझें कि क्या परिस्थितियां हैं, फिर आपके निर्देश में हम आप जो कहेंगे करेंगे। किंतु महात्मा गांधी ने अभी उस तरह का मन नहीं बनाया था। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप के बहुत बड़े, प्रताप अखबार निकलता था, उसके बहुत बड़े पत्रकार थे और भारतीय इतिहास के निर्भीक पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी को चंपारण जाने की सलाह दी। राजकुमार शुक्ल का आग्रह था। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ कलकत्ता गए। कलकत्ता से आने के क्रम में उन्होंने फिर ये जोर दिया महात्मा गांधी से कि आप एक बार मोतिहारी आइए, एक बार आप देखिए कि किन परिस्थितियों में वहाँ किसान रह रहे हैं। समस्या क्या थी किसानों के साथ? समस्या यह थी कि चंपारण के किसान अपने ही खेत पर अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते थे। वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे या जो अंग्रेज़ों के समर्थित बड़े ज़मींदार थे, जो भूमाफिया थे, उनके इशारे पर खेती करनी पड़ती थी। ख़ास तौर पर नील की खेती, अफ़ीम की खेती, गन्ने की खेती, कुछ इस तरह से नकदी फसलों की खेती किसान करते थे, या कह लीजिए करवाया जाता था उनसे। और जब फसल तैयार होती थी तो उसे किस भाव पर लेना है ये अंग्रेज अधिकारी तय करेंगे। हो सकता है कि ज़बरदस्ती भी ले जाएं, लेकिन कुल खेतों के 3/20वें भाग पर एक मजबूरी थी किसानों की कि उनको 3/20वें हिस्से पर
नील की खेती करनी है, यह प्रथा तिनकठिया प्रथा के रूप में इतिहास में जानी जाती है। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि 3/20वें हिस्से पर जो खेती की जाती थी वो तिनकठिया प्रथा थी। तो आप जानते हैं आज भी किसान कितने परेशान हैं, ख़ास तौर पर चंपारण नदियों का पूरा इलाका है और खेती अभी भी मुश्किल है। आज से 100 साल पहले कितनी कठिनाई रही होगी उन परिस्थितियों में खेती करना, फिर 1/3 3/20वें हिस्से पर लगभग अधिकारियों के लिए खेती करना, बेगार करना, अत्यंत कठिन परिस्थितियां थीं। उसके बाद विरोध करने वाला कोई नहीं था, विरोध करने की कोई संगठित शक्ति नहीं थी, विरोध करने का कोई तरीका नहीं था किसानों के पास। तो किसान गांधी के पास पहुँचे और राजकुमार शुक्ल का नाम इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है कि उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया चंपारण आंदोलन के लिए। गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुँचे। अभी का पूर्वी चंपारण, उसे बापू धाम स्टेशन मोतिहारी कहा भी जाता है। तो मोतिहारी पहुँचे, किंतु उन्होंने अपने आने की खबर पहले जो गवर्नर थे उस समय के, आपको यदि इतिहास का ज्ञान हो तो वो मोतिहारी और बिहार का एक बहुत ही बड़ा ज़िला था और बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों एक साथ थे। तो गवर्नर को गांधी जी ने आने की सूचना दी। गवर्नर ने उन्हें मना किया कि आप नहीं आ सकते। इसके बावजूद गांधी अप्रैल में 1917 में मोतिहारी पहुँचे और पहुँचते ही कमिश्नर ने, जो उस समय के कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी यू आर नॉट अलाउड इन चंपारण। गांधी जी ने कहा कि मैं आपसे परमिशन मांगने या सलाह लेने नहीं आया, मैं तो अपने देश के लोगों की हालत समझने आया हूँ और यदि आपका कानून इसकी इजाज़त नहीं देता तो आप मुझे जेल में डाल सकते हैं। आप वह कीजिए जो आपका कानून कहता है और मैं वह करूँगा जो मेरी अंतरात्मा कहती है। आप यह जो वाक्य है और यह जो तरीका है, ये अंग्रेज़ों के लिए भी नया था और भारतीयों के लिए भी नया था। अमूमन होता ये था कि अंग्रेज़ों की निंदा करना और उनके खिलाफ विरोध करना, उनको कोसना और फिर अंग्रेज़ अधिकारी जो थे वो लाठियाँ चलाना, ये एक अमूमन होता रहता था। किंतु गांधी ने कहा कि नहीं, आप जो उचित समझते हैं आप करिए, आपका जो कानून कहता है और मेरी अंतरात्मा जो कहती है मैं करूँगा। कोर्ट में गांधी ले जाए गए। गांधी जी कोर्ट में अपना परिचय दिया। गांधी जी एडवोकेट थे, ब्रिटिश लॉ के एडवोकेट थे। जज ने कहा कि नहीं मिस्टर गांधी, यदि अध्ययन करना चाहते हैं चंपारण की परिस्थितियों का तो इनको उसकी इजाज़त होनी चाहिए। एक कमीशन का गठन किया गया और गांधी को उसका मेंबर बनाया गया। उसके बाद गांधी जी गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर किसानों से मिलकर उनकी परिस्थितियों को पूछते थे, उसको लिखते थे और फिर उनके समाधान का काम करते थे। गांधी जी के साथ उस समय के बड़े बड़े नामी गिरामी जो वकील थे, जो नेता थे, वो उनके साथ थे। ब्रजकिशोर बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी के सहायक महादेव देसाई, इसके अलावा JB कृपलानी, ये सारे बड़े लोग गांधी जी के साथ दिन भर उनके साथ यात्रा करते थे। इतना ही नहीं, गांधी ने उस आंदोलन को केवल एक किसानों के आंदोलन तक ही नहीं रखा, बल्कि उसको एक सामाजिक आंदोलन का रूप भी दिया। सत्याग्रह का अर्थ यहाँ से शुरू होता है कि गांधी जी ने विरोध तो किया, लेकिन आत्मिक शक्ति के आधार पर विरोध किया। कोई गोली नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं, समर्पण और सच्चाई के लिए समर्पण और अंत तक समर्पित रहना अपने लक्ष्य के लिए। गांधी जी ने कई पाठशालाएं खुलवाई, जिनको अभी गांधी आश्रम के रूप में कहा जाता है, जिसमें भितरवा का गांधी आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध है। नरहरिया लखनसेन का गांधी आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ गांधी जी ठहरे। और फिर रात्रि जो सभा होती थी गांधी जी की, उसमें वो सफाई के बारे में, शिक्षा के बारे में
जातिवाद के विरुद्ध जो परिस्थितियां बनती हैं उनके बारे में पूरे लोगों को समझाते थे, उनसे बातें करते थे। इन तमाम चीज़ों का असर ये हो गया कि नवंबर 1917 तक गांधी जी का अध्ययन पूरा हुआ और उस कमेटी ने अपना अध्ययन राज्यपाल को सौंपा। लेकिन इसी बीच गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी अरेस्ट हुए तो पूरा चंपारण, और चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका विरोध हुआ और किसानों ने जेल को घेरना शुरू कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को घेरना शुरू कर दिया। ये जो साहस का संचार हुआ, जो लोग पुलिस की टोपी देख कर के भाग जाते थे वो गाड़ियों के सामने खड़े होने लगे, जेल के सामने खड़े होने लगे, और लोग खादी कपड़े पहन करके, गांधी टोपी पहन करके सड़कों पर निकलने लगे। ये जो विरोध करने का साहस आया, ये गांधी की बहुत बड़ी देन है भारतीय राजनीति को, स्वतंत्रता आंदोलन को। तो यहाँ से अंग्रेज़ों ने लगभग वो सभी मांगें मान ली जो गांधी जी ने उठाई थी। तीन कठिया प्रथा बंद कर दी गई। जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें हुई कि जो वसूली, गैर कानूनन वसूली की गई थी ज़मींदारों और भूमाफियाओं के द्वारा, उसका 25% वापस करने पर वो मजबूर हो गए, और बड़े बड़े अधिकारी भी। ये सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ी विजय थी उन गरीब किसानों की कि वो अपना जो उनसे वसूला गया धन है, जो राशि है, उसका वो वापस लेने में सफल हो गए। तो एक किस्म से सांकेतिक जीत थी। 1917 का यह आंदोलन सफल रहा और लगभग सभी मांगें किसानों की मांग ली गई, और इस तरह से एक यह बात सिद्ध हो गई कि भारतीय परिवेश में भी आंदोलन किए जा सकते हैं। जनता के पास वो साहस है, वो शक्ति है, वो सहनशीलता है। और फिर आगे जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन सब के लिए गांधी जी को अगर कहा जाए कि एक रोशनी मिली, एक दिशा मिली और एक आत्मविश्वास मिला, तो वो चंपारण आंदोलन ही था। आप इसको परीक्षा में संक्षेप में 100 से 120 शब्दों में लिख लेंगे। इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। थैंक यू।